ऊंची आवाज में गूंजते गाने जिनके अल्फाज बेबाकी और मायने खेजी की हदों को छूते थे। माहौल को अजीब सा रंग दे रहे थे। रंग बिरंगी रोशनियों के झुरमुट में डूबी वो चार दीवारी जैसे किसी और ही दुनिया का मंजर पेश कर रही थी। स्टेज के बीचों बीच मौजूद वो मुतहर्रिक वजूद अपने हर अंदाज से निगाहों को अपनी जानिब खींच रहा था। कुछ फासले पर खड़ा एक शख्स अपनी आंखों में गहरी बेयकीनी समोए किसी हजूद में उस लड़की को देख रहा था जिसे वो हमेशा शर्म हया की पैकेज समझता आया था। आज वही चेहरा एक मुख्तलिफ रंग में ढल चुका था। लिबास और अंदाज ऐसे कि जैसे उसकी पहचान ही बदल गई हो। नामहरम नजरों के दरमियान वो अपने वजूद को इस तरह पेश कर रही थी कि हर लम्हा उसके अंदर एक नया सवाल जन्म ले रहा था। वो शख्स खामोश खड़ा दिल में उठते तूफानों को संभालने की कोशिश कर रहा था, जबकि इस मंजर ने उसे एक ऐसी हकीकत से आशना कर दिया था जिसे कबूल करना उसके लिए आसान न था। कहाँ जा रही हो निहाल? सीढ़ियों की तरफ बढ़ते कदमों को देखकर अफशा बेगम ने सवाल किया। निहाल ने पलटकर अपनी भीगी निगाहों से उनकी जानिब देखा। चेहरे पर हल्की सी खफकी नुमाया थी। मैं हाशिर के पास जा रही हूँ। आप में से तो कोई मेरी बात नहीं मानेगा, लेकिन मुझे यकीन है वो जरूर मेरी बात सुनेंगे, उसने न रूठे अंदाज में कहते हुए अपनी न आंखें साफ की। दिल के दुख से आंसू मुसलसल गालों पर बह रहे थे। भूल जाओ कि वो तुम्हारी ये ख्वाहिश पूरी करेगा। उसे भी हरगिज ये मंजूर नहीं होगा कि तुम इस हवेली से बाहर कदम निकालो। अफशा बेगम ने डाइनिंग टेबल पर सामान सजाते हुए मसरूफ लहजे में कहा। निहाल ने होंठ भींचे, लेकिन कहीं न कहीं उसे भी अंदाजा था कि वो उसकी बात मानने पर तैयार नहीं होगा। उसके मिजाज की तंदी हर वक्त उसके चेहरे पर झलकती थी, मगर फिर भी वो एक बार कोशिश करना चाहती थी। बगैर कुछ कहे वो सीढ़ियां चढ़ने लगी, जबकि अफशा बेगम ने उसके पीछे देखते हुए नफी में सर हिलाया। देखो तो सही, जो हमेशा उससे डरती रहती थी आज अपनी जिद मनवाने जा रही है। वो अपने अंदाज में नाराजगी का इजहार करती रही, मगर निहाल अपने इरादे पर कायम थी। दरवाजे के हैंडल पर हाथ रखते ही उसने एक लम्हे के लिए थूक निकला। हाशिर के रद्द-ए-अमल का ख्याल आते ही उसकी दिल की धड़कन बेतरतीब होने लगी, मगर अपने इरादे की मजबूती ने उसे पीछे न हटने दिया। उसे मालूम था कि इस हवेली में हाशिर के सिवा कोई उसकी बात सुनने वाला नहीं, क्योंकि दाजी भी हमेशा उसी की राय को हरफे आखिर समझते थे। हिम्मत मुजतमा करते हुए उसने आहिस्तगी से दरवाजा खोला और अंदर कदम रखा, मगर जैसे ही उसकी नजर कमरे में पड़ी, वो एक झटके से ठहर गई। आईने के सामने खड़ा हाशिर अपनी ही शबीह को देख रहा था। उसका अंदाज पुरएतमाद और कुछ हद तक मगरूर सा था। दरवाजे खुलने पर उसने आईने ही में से उसे देखा और फौरन ही उसकी मौजूदगी से कमरे की फिजा बदल गई। निहाल ने निगाहें झुका ली। उसका चेहरा शर्म से सुर्ख हो गया। हाशिर, आप शर्ट पहन ली। मुझे आपसे कुछ बात करनी है, उसने हिचकिचाते हुए कहा। हाशिर के लबों पर एक हल्की सी मुस्कुराहट नमूदार हुई, लेकिन उसकी आवाज में संजीदगी थी। ये मेरा कमरा है, मैं जो चाहूं पहनूं या ना पहनूं, तुम अपनी बात करो। निहाल के दिल की धड़कन तेज होगी। वो इस कदर बेतकल्लुफी की आदी न थी। मैं इस तरह आपसे बात नहीं कर सकती, उसने उलझते हुए लहजे में कहा। हाशिर ने उसकी तरफ बढ़कर उसका बाजू थाम लिया और उसे अपनी जानिब मोड़ दिया। उसके करीब आते ही निहाल की सांसें बेकाबू होने लगी। उसने बेख्तियारी में अपने हाथ हाशिर के सीने पर रख दिए और नजरें झुका ली। तुम क्यों नहीं कर सकती? तुम मेरी बीवी हो, हाशिर ने धीमी मगर मजबूत आवाज में कहा। हमारी जिंदगी में कोई पर्दा नहीं। तुम मुझे जैसे चाहो देख सकती हो और बहुत जल्द तुम्हारी पूरी जिंदगी इसी कमरे से जुड़ी है। उसकी बातों ने निहाल के चेहरे की हया और भी गहरी हो गई थी। फिर आशी ने नरमी से उसके बालों को छूते हुए कहा, बोलो, क्या बात है? निहाल ने खुद को संभाला और हल्की आवाज में कहा, मैं शहर जाकर पढ़ना चाहती हूँ। एक अच्छे मेडिकल कॉलेज में दाखिला लेना चाहती हूँ। ये सुनते ही हाशिर के चेहरे का अंदाज बदल गया। उसने फौरन खुद को उससे अलग किया और एक फैसलाकुन लहजे में बोला, नहीं निहाल, तुम इस हवेली से बाहर नहीं जा सकती, ये बात खत्म हो चुकी है। निहाल की आंखों में आंसू आ गए। ये मेरा ख्वाब है हाशिर, मैं डॉक्टर बनना चाहती हूँ। हाशिर ने एक लम्हे के लिए उसकी तरफ देखा, फिर कपड़े पहनते हुए बोला, मैंने तुम्हें पढ़ने की इजाजत दी है। तुमने जो हासिल करना था वो हासिल कर लिया है, अब मजीद कुछ नहीं। आप मुझे नहीं समझते, निहाल की आवाज भर आई।
मुझे डॉक्टर बनना मेरी ज़िंदगी से भी ज़्यादा अहम है। अगर आपसे मोहब्बत मुझसे मोहब्बत करते तो आप मेरे ख्वाब को समझते, उसे पूरा करने में मेरा साथ देते। उसकी आँखों से आँसू बहने लगे। 5 साल से मैंने आपका इंतज़ार किया है, मगर अब मैं खुद को मज़ीद कैद में महसूस नहीं करना चाहती। हाशिर खामोश खड़ा उसे देखता रहा। उसकी निगाहों में सख्ती भी थी और कहीं न कहीं एक गहरी कमज़ोरी भी थी, जो निहाल के आँसुओं से जुड़ी हुई थी। मगर उसकी खामोशी किसी भी फैसले का ऐलान किए बगैर दोनों के दरमियान एक फैसला कायम रखे हुए थी। अब और नहीं कर सकती मैं। निहाल की आवाज़ टूट सी गई थी। आंखों से आंसू मुसलसल बह रहे थे। मैं यहाँ इसलिए आई थी कि मुझे लगा था हाशिर शाह, जो मुझसे मोहब्बत के दावेदार हैं, वो मेरी बात सुनेंगे, राह निकालेंगे, दाजी को मनाएंगे। लेकिन मैं गलत थी। आपको मुझसे मोहब्बत नहीं है। वो 2 कदम पीछे हट गई, जैसे इस फासले में ही अपनी तकलीफ को समेट लेना चाहती हो। हाशिर ने होंठ भींचते हुए उसकी तरफ देखा। वो हमेशा उसकी हर ख्वाहिश पूरी करता आया था, हर हुक्म पर सर तस्लीम खम करता था, मगर यह फैसला मुख्तलिफ था। उसके लिए ये एक हद थी जिसे वो पार नहीं कर सकता था। वो इस लड़की को इस जालिम दुनिया के हवाले करने का तसव्वुर भी नहीं कर सकता था। मर्द था, वो दुनिया को जानता था, उन चेहरों के पीछे छुपे हुए भेड़ियों को भी। कुछ लम्हे खामोशी में गुजरे, फिर हाशिर ने पुरसकून लहजे में कहा, अगर मैं तुम्हें शहर जाने की इजाजत दे दूं, तो क्या तुम मेरी मोहब्बत पर यकीन करोगी? निहाल ने बगैर किसी झिझक के सर हिला दिया। हाशिर के लबों पर एक हल्की सी मुस्कुराहट आई। तो तुम मेरी मोहब्बत का सबूत मांग रही हो? अगर मोहब्बत सच्ची है, तो उसे साबित करें। निहाल ने अपने आंसू साफ करते हुए साफ लहजे में कहा। हाशिर ने उसे देखा। उसके अंदर एक कश्मकश थी। उसने हमेशा उस पर पाबंदियां लगाई थी, और इन्हीं पाबंदियों की वजह से निहाल के दिल में उसके लिए कभी वो जगह न बन सकी जो वो चाहता था। कुछ देर की खामोशी के बाद उसने धीरे से कहा, ठीक है, मैं दादी से बात करूंगा कि वो तुम्हें शहर जाने दे। अब रोना बंद करो। निहाल की आंखों में हैरत उतर आई। उसे यकीन नहीं आ रहा था कि हाशिर इतनी आसानी से मान जाएगा। सच? उसने कांपती आवाज में पूछा। 100% सच। हाशिर ने नरमी से जवाब दिया। लेकिन मेरी कुछ शराइत होंगी। तुम मुझसे एक लम्हे के लिए भी गाफिल नहीं रहोगी, सिर्फ अपनी पढ़ाई पर ध्यान दोगी। वो ठहरा, फिर उसके चेहरे को देखते हुए आहिस्तगी से बोला, और अभी चंद लम्हे मेरी कुर्बत में गुजारोगी। निहाल इससे पहले कुछ कहती, हाशिर ने उसे करीब कर लिया। उसके सांसें एक दूसरे से उलझने लगी, और वो लम्हा एक ऐसी खामोशी में डूब गया जिसमें जज्बात अल्फाज से कहीं ज्यादा बोल रहे थे। निहाल ने आंखें बंद कर ली। उसकी गिरफ्त में एक लम्हे के लिए खुद को महफूज महसूस किया। शहर जाने की इजाजत की खुशी उसके दिल में उम्मीद की एक नई किरण रोशन कर रही थी, जबकि हाशिर के लिए वो लम्हा उसकी कमजोरी और उसकी सबसे बड़ी हकीकत था। वो लड़की जिसे वो दुनिया की हर तकलीफ से बचाना चाहता था। शराइत तो याद है ना निहाल? हॉस्टल के सामने खड़ी रुकती ही हाशिर ने उसके चेहरे की तरफ देखते हुए संजीदगी से कहा। निहाल, जो इश्तियाक भरी निगाहों से अमारत को देख रही थी, फौरन इस बात में सर हिला गई। हाशिर ने लब भेज लिए। उसकी तवज्जो मुकम्मल तौर पर हॉस्टल पर थी, जैसे ही वो उसकी बात सुन ही ना रही हो। मुझे लगता है मैंने गलत किया तुम्हारी बात मानकर। तुम तो अभी से मुझसे गाफिल हो चुकी हो। उसने सट लहजे में उसका हाथ मजबूती से थाम लिया, जिससे निहाल फौरन मतवज्जा होगी। निहाल ने पलट कर उसकी तरफ देखा। नहीं, ऐसी कोई बात नहीं है हाशिर। उसने फौरन नफी में सर हिलाया। उसका दिल यकदम धड़कने लगा। उसे खौफ था कि कहीं वो इसे वापिस ही ना ले जाए। इतनी मुश्किल से तो वो राजी हुआ था। होनी भी नहीं चाहिए निहाल। हाशिर ने सख्ती से कहा, मैं ये बर्दाश्त नहीं कर सकता कि तुम मुझसे गाफिल रहो। तुम्हारे पास जो मोबाइल है, उसमें सिर्फ मेरा नंबर मौजूद है। मैं हर रात तुम्हें कॉल करूंगा। कॉलेज से सीधा हॉस्टल आओगी। ड्राइवर को सब समझा दिया है। किसी से बेजा ताल्लुक नहीं रखोगी। मेरी इजाजत के बगैर कहीं नहीं जाओगी। उसका लहजा संजीदा था, मगर उसकी आंखों में निहाल के लिए बेपनाह फिक्र छलक रही थी, जैसे वो किसी बड़ी जिम्मेदारी को निभा रहा हो। निहाल ने हल्के से मुंह बनाया। मैं कोई छोटी बच्ची तो नहीं हूँ, अपना ख्याल रख सकती हूँ, उसने हल्के से कहा। हाशिर ने उसकी तरफ देखते हुए नरमी से कहा, मैं जानता हूँ तुम छोटी बच्ची नहीं हो, लेकिन तुम मेरी जिंदगी का अहम हिस्सा हो।
اس لیے تمہاری فکر بھی مجھے ہے۔ میں پاکستان میں نہیں ہوگا، ایک بزنس ڈیل کے لیے لندن جا رہا ہوں، اس لیے زیادہ فکر مند ہوں۔ اگر یہاں ہوتا تمہارے ساتھ شہر شفٹ ہو جاتا۔ اس کی آواز میں محبت اور آنکھوں میں خلوص تھا، جیسے وہ نہال کے ہر نقش کو اپنے اندر سمو لینا چاہتا ہو۔ نہال خاموش رہی۔ اس کے دل میں اس لمحے ایک الگ ہی خوشی تھی، مگر وہ اس دوری کو ویسا اہم نہیں سمجھ رہی تھی جیسا حاشر کے لیے تھا۔ کچھ دیر خاموش رہنے کے بعد وہ آہستہ سے بولی، میں جا رہی ہوں حاشر۔ حاشر کے لبوں پر ایک ہلکی زخمی سی مسکراہٹ آ گئی۔ وہ جانتا تھا کہ اس کے دل میں اس کا مقام اتنا گہرا نہیں جتنا وہ چاہتا ہے، مگر پھر بھی وہ مطمئن تھا، کیونکہ اس کے نزدیک نہال اس کی دنیا تھی، اس کی ملکیت، اس کی سب سے قیمتی چیز۔ وہ اس کے قریب آیا، اس کے ماتھے پر نرم سا بوسہ دیا اور دھیرے سے بولا، اپنا خیال رکھنا نہال، تم میرے لیے بہت قیمتی ہو۔ نہال لمحہ بھر کو گھبرا گئی، مگر پھر مسکرا دی۔ آپ بھی اپنا خیال رکھیے گا، اس نے نرمی سے کہا۔ وہ گاڑی سے اتر گئی اور ہاتھ ہلاتے ہوئے اسے الوداع کہا۔ حاشر کی نظریں اس پر جمی رہی، دل جیسے دھڑکنا بھول گیا ہو۔ اسے یوں لگ رہا تھا جیسے وہ خود سے کسی بہت دور فاصلے پر جا رہی ہو۔ وہ اسے روکنا چاہتا تھا، اپنے قریب کھینچ لینا چاہتا تھا، مگر اپنی جگہ جمے رہنے پر مجبور تھا۔ اگر وہ ایک بار بھی اس کے پاس جاتا تو شاید اسے واپس لے آتا۔ وہ تب تک اسے دیکھتا رہا، جب تک نہال ہاسٹل کے دروازے کے اندر غائب نہ ہو گئی۔ پھر خاموشی سے گاڑی آگے بڑھا لی۔ اندرون سندھ کے ایک پرسکون مگر باوقار گاؤں میں شاہ ویلی اپنی رونق اور قدیم رسم و رواج کی پاسداری کے باعث اپنی الگ پہچان رکھتی تھی۔ صدیوں سے قائم اس حویلی کی سرداری قاسم شاہ کے خاندان کے پاس تھی، جن کے اصول اور فیصلے علاقے میں حرف آخر سمجھے جاتے تھے۔ قاسم شاہ کے دو بیٹے تھے، بڑے بیٹے حافظ صاحب اور ان کی زوجہ سمرین بیگم کے گھر ایک ہی چراغ روشن تھا۔ ان کا بیٹا حاشر شاہ سیاہ بالوں، تیکھے نقوش اور مضبوط وجود کے ساتھ۔ حاشر شاہ ایک پرکشش اور باوقار شخصیت کا حامل تھا۔ اس کی طبیعت میں ایک سختی، سنجیدگی اور فیصلہ کن مزاج نمایاں تھا، اور اس کی بات کو اس حویلی میں کسی قانون سے کم نہیں سمجھا جاتا تھا۔ چھوٹے بیٹے مصطفیٰ شاہ اور ان کی زوجہ افشا بیگم کے ہاں بھی ایک ہی بیٹی نے جنم لیا تھا، نہال شاہ، سنہری بالوں اور نرم چہرے والی۔ یہ لڑکی اپنی معصومیت کے باعث سب کی توجہ کا مرکز تھی، مگر قسمت نے اسے کم عمری میں ہی حاشر شاہ سے جوڑ دیا تھا۔ 15 سال کی عمر میں اس رشتے کی بنیاد رکھ دی گئی تھی، اور تب سے نہال کی زندگی ایک نئے رخ پر چلنے لگی۔ حاشر شاہ نے اسے ہمیشہ اپنی حفاظت میں رکھا، اسے دنیا کی تلخ حقیقتوں اور سختیوں سے بچانے کی ہر ممکن کوشش کی۔ اس کے نزدیک نہال ایک قیمتی امانت تھی، جس کی حفاظت اس نے اپنی ذمہ داری سمجھ لی تھی، مگر نہال کے لیے یہ پابندیاں ہمیشہ ایک قید کی صورت محسوس ہوئیں، جہاں ایک طرف حاشر شاہ اس کی دنیا کو محفوظ بنانے کی کوشش کرتا رہا، وہیں دوسری طرف نہال کا دل انہیں بندشوں سے بغاوت کرتا رہا۔ اس کے دل میں حاشر شاہ کے لیے کوئی ایسا جذبہ پیدا نہ ہو سکا جو اس رشتے کو مکمل کر پایا۔ یوں ایک ہی چھت کے نیچے دو دل اپنی اپنی دنیا میں رہتے رہے، ایک حفاظت میں سکون ڈھونڈتا ہوا اور دوسرا آزادی کی تلاش میں بے چین۔ تو تم میرے ساتھ نہیں چل رہی نہال؟ سومیا نے خفگی سے پوچھا۔ 1 ماہ ہو چکا تھا نہال کو شہر آئے ہوئے، اور اس مختصر عرصے میں سومیا سے اس کی گہری دوستی ہو گئی تھی۔ سومیا کا ملنسار اور خوش مزاج انداز ہی اس دوستی کی وجہ بنا تھا۔ نہال نے آہستگی سے ہلکی سی نفی میں سر ہلایا۔ نہیں سومیا، کافی رات ہو جائے گی، اور حاشر مجھے کبھی اجازت نہیں دیں گے۔ وہ دونوں اس وقت یونیورسٹی کی لائبریری میں بیٹھے پڑھائی میں مصروف تھے، جب سومیا نے اسے آج رات ہونے والے کانسرٹ کے بارے میں بتایا۔ سومیا نے جھنجھلا کر کہا، اف، یہ حاشر! ہر وقت تمہاری زبان پر اس کا نام ہوتا ہے۔ تم خود کو اس طرح لپیٹ کر رکھتی ہو جیسے تم کسی قید میں ہو۔ تمہارے فون میں صرف اسی کا نمبر ہے، نہ کسی لڑکے سے دوستی، نہ کسی سے بات چیت، اور کہیں باہر جانا تو گویا جرم ہو۔ آخر یہ حاشر ہے کون؟ تمہارا شوہر یا کوئی پہرے دار؟ نہال نے لب کاٹے۔ اس کے الفاظ اسے شرمندہ کر رہے تھے۔ وہ یہ سب میری حفاظت کے لیے کرتے ہیں، وہ نہیں چاہتے کہ مجھے کوئی نقصان پہنچے۔ اس نے آہستگی سے وضاحت دی۔ نقصان؟ سومیا نے حیرت سے کہا، ذرا ادھر دیکھو، یہاں کس لڑکی نے تمہاری طرح خود کو ڈھام کر نہیں رکھا۔ وہ سب آزاد ہیں، اپنی مرضی سے آتی جاتی ہیں، دوست بناتی ہیں، اور انہیں کچھ نہیں ہوتا۔ نہال نے نگاہیں اٹھا کر ارد گرد دیکھا۔ واقعی سب لڑکیاں آزاد اور
जदीद अंदाज में मलबूस थी। इस लम्हे उसे खुद पर एक अजीब सा एहसास हुआ, जैसे वो इन सब से मुख्तलिफ हो। वो सब तुम्हारा मजाक उड़ाती होंगी, याद रखना, सौम्या ने संजीदगी से कहा। और मैं अपनी दोस्त का मजाक किसी सूरत बर्दाश्त नहीं कर सकती। निहाल के दिल पर जैसे एक बोझ सा आ गया। वो कहते हैं वो मुझसे मोहब्बत करते हैं, उसने मध्यम आवाज में कहा। सौम्या हंस पड़ी, फिर फौरन संजीदा होगी। मोहब्बत कैद का नाम नहीं होती निहाल। वो तुम्हें आजाद देखना चाहती है, परिंदे की तरह उड़ते हुए। मोहब्बत में एतमाद होता है, पाबंदियां नहीं। तुम्हें समझना होगा कि ये मोहब्बत कम और कैद ज्यादा लग रही है। सौम्या की बातें निहाल के दिल में उतरती चली गईं। एक तरफ उसका दिल उसे सौम्या की बातों पर सोचने पर मजबूर कर रहा था, और दूसरी तरफ हाशिर के लिए उसकी वफादारी और मोहब्बत उसे उलझा रही थी। मैं क्या करूं अब सौम्या? मुझे अपना मजाक नहीं बनवाना, निहाल ने भराई हुई आवाज में कहा। सौम्या ने उसकी तरफ देखते हुए नरमी से कहा, तुम्हें खुद को बदलना होगा, अपने लिए खड़ा होना सीखना होगा, अपनी ड्रेसिंग, अपना अंदाज, और सबसे बढ़कर तुम्हें हाशिर से बातें छुपाना सीखना होगा। सौम्या ने हाशिर का नाम लेते ही नागवारी से मुंह बनाया, जैसे उसका जायका ही तल्ख हो गया हो। निहाल ने उसकी बातों पर गौर किया। उसके लहजे में एतमाद और आजादी की चमक थी, और वो आहिस्ता आहिस्ता उसके शहर में आती जा रही थी। क्या तुम मेरी मदद करोगी? निहाल ने उम्मीद भरी निगाहों से पूछा, जैसे वो किसी नई रास्ते की तलाश में हो। सौम्या मुस्कुरा दी और उसके हाथों पर हाथ रखते हुए कहा, बिल्कुल, तुम मेरी सबसे अच्छी दोस्त हो। मैं तुम्हें हर कदम पर गाइड करूंगी। निहाल के चेहरे पर हल्की सी मुस्कुराहट आ गई। उस लम्हे वो अपनी ही दुनिया में मगन थी, अपने दिल में उभरने वाली नई सोचों और ख्वाहिशों के शहर में गिरफ्तार। मगर उसे इस बात का अंदाजा न था कि जिस रास्ते पर वो कदम रख चुकी है, वो उसे कहाँ लेकर जाएगा। ये रास्ता बज़ाहिर आज़ादी का एहसास दे रहा था, मगर उसका अंजाम कहीं गहरा और खतरनाक भी हो सकता था। ऐसा अंजाम जो उसकी जिंदगी को बदल कर रख दे। स्याह जमीन को छूते लंबे फ्रॉक में मलबूस, दुपट्टा कंधों पर सजाए और सुनहरी बालों को आजाद छोड़े, वो ढलती शाम के शहर में डूबी हुई थी। हल्का सा मेकअप उसके हसीन नकूश को मजीद निखार रहा था, और उसके लबों से मुस्कुराहट एक पल के लिए भी जुदा नहीं हो रही थी। यूनिवर्सिटी में मुनक्किद होने वाले कॉन्सर्ट के माहौल में वो इश्तियाक और खुशी के साथ हर मंजर को समेटती जा रही थी, जैसे हर लम्हा उसके लिए एक नई खूबसूरती लिए हो। दिल बेकाबू होकर सीने में खुशी से धड़क रहा था, और वजूद एक खुशगवार एहसास में लिपटा हुआ था। खुश हो तुम? सौम्या ने मुस्कुराते हुए उससे पूछा। बहुत ज्यादा, निहाल ने जवाब दिया। ये माहौल, ये ठंडी हवा, गुलूकार की आवाज, लोगों की कहके, सब कुछ कितना खूबसूरत है सौम्या। उसने एक गहरा सांस लेते हुए मुस्कुराते हुए कहा। सौम्या ने उसे देखते हुए हल्के से कहा, जिंदगी कितनी हसीन है, देख लिया तुमने? अब तुम्हें समझ आ रहा है कि हाशिर तुम्हें सिर्फ कैद में रखना चाहता था, तुम्हें इन खुशियों से दूर रखना चाहता था, इन आजाद लम्हों से बचाए रखता। सौम्या की बात सुनते ही निहाल के लब भींच गए। उसके जहन में हाशिर की दी हुई तमाम पाबंदियां एक एक करके उभरने लगी। तुम ठीक कहती हो, निहाल ने धीरे से कहा। उसने मुझे हमेशा कैद में रखा है, कभी मुझे आजादी का एहसास नहीं होने दिया। दिल बेकाबू होकर सीने में खुशी से धड़क रहा था, और वजूद एक खुशगवार एहसास में लिपटा हुआ था। खुश हो तुम? सौम्या ने मुस्कुराते हुए उससे पूछा। बहुत ज्यादा, निहाल ने जवाब दिया। ये माहौल, ये ठंडी हवा, गुलकार की आवाज, लोगों के कहके, सब कुछ कितना खूबसूरत है सौम्या। उसने गहरा सांस लेते हुए मुस्कुराते हुए कहा। सौम्या ने उसे देखते हुए हल्के से कहा, जिंदगी कितनी हसीन है, देख लिया तुमने? अब तुम्हें समझ आ रहा है कि हाशिर तुम्हें सिर्फ कैद में रखना चाहता था, तुम्हें इन खुशियों से दूर रखता था, इन आजाद लम्हों से बचाए रखता था। सौम्या की बात सुनते ही निहाल के लब भींच गए। उसके जहन में हाशिर की दी हुई तमाम पाबंदियां एक एक करके उभरने लगी। तुम ठीक कहती हो, निहाल ने धीरे से कहा। उसने मुझे हमेशा कैद में रखा है, कभी मुझे आजादी का एहसास नहीं होने दिया। उसकी सोच बदल चुकी थी, दिल में एक हल्की सी बगावत जन्म ले रही थी, और ये लम्हा उसके लिए एक नए सफर की इब्तदा बन रहा था। इस लम्हे एक मर्दाना खुशगवार आवाज उसके करीब से सुनाई दी। क्या मैं आपका थोड़ा सा वक्त ले सकता हूँ? निहाल चौंक कर बैठ। उसके सामने एक खुश शक्ल नौजवान खड़ा था, जो मुस्कुराती निगाहों से उसे देख रहा था। उसकी नजरें खुद पर महसूस करके
निहाल घबरा गई थी। उसने चोर नजरों से सौम्या की तरफ देखा, जिसने इशारे से उसे बात करने का हौसला दिया। हल्की सी झिझक के साथ निहाल ने उस लड़के की तरफ रुख किया। जी। उसकी आवाज मध्यम थी और उसके हाथों में हल्की सी लरजिश थी। उसने खुद को कभी किसी गैर मर्द से बात करते हुए महसूस नहीं किया था, इसलिए ये लम्हा उसके लिए नया और जरा खौफनाक भी था। मेरा नाम सुभान है, लड़के ने मुस्कुराते हुए कहा। हम एक ही क्लास में हैं, शायद आपने कभी ध्यान ही नहीं दिया होगा। निहाल ने नजरें उठाकर उसकी तरफ देखा। मैं ज्यादा वक्त नहीं लूंगा, बस ये कहना था, आज आप कुछ अलग अलग ही लग रही हैं, बहुत हसीन लग रही हैं। सुभान ने हल्के शरीर अंदाज में कहा, फिर मुस्कुराते हुए वहां से चला गया। निहाल कुछ लम्हे वहीं खड़ी रह गई। हैरत और उलझन उसके चेहरे पर नुमाया थी। फिर उसकी निगाहें खुद ब खुद मुस्कुराने लगी और उसके गालों पर हल्की सी सुर्खी फैल गई। वो वापस सौम्या की तरफ मुड़ी और दोनों बेख्तियार हंस पड़ी। इस लम्हे की हंसी फिजा में गूंजने लगी और निहाल के लिए सब कुछ बिल्कुल नया, खुशगवार और दिल को भाने वाला एहसास था। रात के 10 बज चुके थे जब वो होटल के दरवाजे से अंदर दाखिल हुई। दिन भर की थकन जिस्म पर इस तरह गालिब थी कि हर कदम भारी महसूस हो रहा था, मगर दिल में आज की हसीन शाम की यादें मुस्कुराहट बनकर लबों पर आ ठहरी थी। ये पहला मौका था जब वो इतनी देर तक बाहर रही थी और आज सोमिया समेत कुछ नई लड़कियों से उसकी मुलाकात हुई थी, जिन्होंने उसकी खूबसूरत तारीफ की थी और लम्हे उससे जिंदगी के सबसे खुशगवार लम्हे में एक एक लग रहे थे। लबों पर हल्की सी मुस्कुराहट सजाए, कंधे पर पड़ा दुपट्टा संभालती वो अपने कमरे की तरफ बढ़ रही थी कि अचानक मोबाइल की घंटी ने उसके कदम रोक लिए। उसने आंखें बंद करके हल्की सी बेचैनी महसूस की। दिल ही दिल में जान चुकी थी कि इस वक्त सिर्फ एक ही शख्स उसे कॉल कर सकता है, हाशिर। तेजी से मोबाइल निकालकर उसने स्क्रीन देखी, जहां हाशिर का नाम चकमगा रहा था। उसके दिल की धड़कन बेख्तियार तेज होगी और वो फौरन अपने कमरे की तरफ लपकी। अंदर पहुंचकर उसने जल्दी से अपने चेहरे से हल्का सा मेकअप हटाया, आंखों को रगड़ और खुद को बिस्तर पर लटा दिया। कंफर्टर को गर्दन तक खींचकर बालों को बिखरते हुए वो ऐसे जाहिर करना चाहती थी जैसे वो गहरी नींद में हो। कुछ लम्हे बाद उसने सांस रोककर कॉल उठा ली। स्क्रीन पर हाशिर का चेहरा उभरा, जो सुबह से मसरूफियत के बायस अब उस लम्हे को सुकून से महसूस करना चाहता था। वो निहाल को देखते ही कुर्सी की पुर्ज से टेक लगाकर गहरी सांस ले गया, जैसे दिन भर की थकन एकदम उतर गई हो। इतनी देर क्यों लगा दी फोन उठाने में निहाल? उसने माथे पर हल्की सी शिकन के साथ पूछा। निहाल ने आंखें मलते हुए उसकी तरफ देखा और मासूम अंदाज में बोली, मैं सो रही थी आशिर, आपने मेरी नींद खराब कर दी। उसकी शिकायत सुनकर हाशिर के लबों पर हल्की सी मुस्कुराहट आ गई। वो नरम लहजे में बोला, मैं तुम्हें आदत डाल रहा हूँ, पाकिस्तान आकर भी तुम्हारी नींद में इसी तरह खलल डालूंगा। बस फर्क ये होगा कि तब तुम मेरी आवाज से नहीं, मेरे लम्स से जागोगी। उसकी बात सुनकर निहाल के चेहरे पर हल्की सी सुर्खी फैल गई। वो नजरें चुराने लगी। दिल में एक अनजाना सा खौफ था कि कहीं उसकी झूठी बात पकड़ी ना जाए। मैं थक गई हूँ हाशिर, नींद आ रही है, वो बात खत्म करना चाहती थी। हाशिर की आवाज अब कुछ गहरी हो गई थी। मैं भी थक गया हूँ, मगर नींद मुझसे रूठ गई है, तुम्हारे बगैर। उसके अल्फाज में छुपी शिद्दत ने हाल को मजीद बेचैन कर दिया था। वो फौरन बोली, मुझे सोना है, कल बात करते हैं। हाशिर ने हल्की सी मुस्कुराहट के साथ जवाब दिया, तुम सो जाओ, मगर कॉल मत काटो। मोबाइल एक तरफ रख दो, मैं तुम्हें देखकर ही सुकून हासिल कर लूंगा। ये वो लम्हा था जब अगर निहाल हाशिर की निगाहों को पढ़ सकती तो समझ आती कि उसकी सख्ती दरअसल मोहब्बत की एक गहरी शक्ल है, उसकी हिफाजत की एक खामोश कोशिश। मगर वो इस हकीकत से बेखबर थी। उसने आहिस्तगी से मोबाइल एक तरफ रखा और निगाहें मौन ली। दिन भर की थकन और खुशगवार यादें मिलकर उसे नींद की आगोश में ले गईं। उसके चेहरे पर एक पुरसकून मुस्कुराहट थी, जैसे उसने जिंदगी का सबसे खूबसूरत लम्हा जिया हो। दूसरी जानिब भाषण स्क्रीन पर उसका चेहरा देखता रहा। उसकी आंखों में सुकून था, मगर दिल में खामोश बेचैनी। वो नहीं जानता था कि इस वक्त उसकी दुनिया की सबसे कीमती चीज आहिस्ता आहिस्ता उससे दूर एक ऐसी राह पर कदम रख रही है जो उनके खूबसूरत रिश्ते को धुंधला कर सकती है। निहार इस वक्त यूनिवर्सिटी के सब्जाजार में खड़ी थी, सुर्ख कमीज शलवार कमीज में मलबूस। उसका सादा सा अंदाज उसकी मासूमियत को मजीद निखार रहा था।
उसके साथ सौम्या और सुभान भी मौजूद थे, मगर फिजा में एक अजीब सी संजीदगी छाई हुई थी। सुभान ने गहरी सांस लेते हुए उसकी तरफ देखा और हल्के झिझकते हुए बोला, निहाल, मुझे तुमसे कुछ कहना है। निहाल ने उसकी बात के अंदाज से ही समझ लिया कि वो क्या कहना चाहता है। उसने फौरन खुद को संभाला और खड़ी होगी, जैसे वो इस गुफ्तगू को मजीद तवील देना नहीं चाहती थी। निहाल, मेरी बात तो सुन लो। सुभान ने जल्दी से उसकी कलाई थाम ली। निहाल ने उसकी गिरफ्त में आते ही संजीदा लहजे में कहा, मैं जानती हूँ तुम क्या कहना चाहते हो सुभान, लेकिन मेरी बात सुन लो। मैं शादीशुदा हूँ, मैं इस रिश्ते को निभाने की पाबंद हूँ। मैं अपने शोहर से बेवफाई नहीं कर सकती। सोमिया ने फौरन मुदाखलत की। निहाल, तुम खुद कहती हो कि तुम्हें अपने शोहर से मोहब्बत नहीं, फिर ये वफादारी कहाँ से आ गई? सुभान तुमसे सच्ची मोहब्बत करता है, तुम उसकी मोहब्बत को यूं ठुकरा नहीं सकती। निहाल की आंखों में हल्की नमी आ गई, मगर उसका लहजा मजबूत रहा। मोहब्बत हो या ना हो, वो मेरा शोहर है। ये रिश्ता मेरा हक भी है और ये मेरी जिम्मेदारी भी है। मैं किसी और की मोहब्बत कबूल नहीं कर सकती। सौम्या ने खफगी से कहा, ये बात तुम्हें तब याद आनी चाहिए थी जब तुम सब कुछ जानते हुए भी सुभान के करीब आती रही हो। निहाल की आवाज बुलंद होगी। मैंने कभी उसे अपने दोस्त से ज्यादा नहीं समझा। सुभान ने बेबसी से उसकी तरफ देखा। निहाल, मैं तुमसे मोहब्बत करता हूँ। मैं तुम्हें वो सब देना चाहता हूँ जिसकी तुम ख्वाहिश रखती हो। इस बंधन से आजान हो जाओ और मेरी हो जाओ। निहाल ने एक गहरा सांस लिया। उसकी आंखों में नमी और आवाज में दर्द था। सुभान, मैं इस रिश्ते से आजाद नहीं हो सकती, चाहे मैं किसी और को पसंद करूं या ना करूं। मैं अपने शोहर के हक को नजरअंदाज नहीं कर सकती। तुम अपनी सोच बदल लो। मैं तुम्हारी मोहब्बत कभी कबूल नहीं करूंगी। मेरा हक सिर्फ मेरे शोहर का है और वही मेरा सब कुछ है। ये कहकर उसने अपनी कलाई छुड़ाई और तेजी से वहां से चल दी। सुभान ने मायूसी और गुस्से के मिले जुले तासुरात के साथ सोमिया की तरफ देखा। तुमने कहा था कि वो मान जाएगी, फिर ये सब क्या है? सोमिया कुछ घबरा गई, मगर खुद को संभालते हुए बोली, मुझे नहीं पता था कि वो इतनी वफादार निकलेगी। उसने हमेशा यही कहा कि उसे अपने शोहर से मसला है। मैंने कोशिश की, मगर वो मेरी तवक्को से कहीं ज्यादा मजबूत निकली। सुभान के चेहरे पर सख्ती आ गई। वो धीमी मगर खतरनाक आवाज में बोला, मैं इंतजार नहीं कर सकता। मैं सौदा कर चुका हूँ। मुझे वो हर हाल में चाहिए। तुम कुछ भी करो, किसी भी हद तक जाओ, मगर वो मुझे मिलनी चाहिए। ये कहते हुए उसने गुस्से से सौम्या की ठोड़ी दबा दी। सौम्या ने दर्द बर्दाश्त किया और हल्के से सर हिला दिया। सुभान उसे छोड़कर तेज कदमों से वहां से चला गया। सौम्या चंद लम्हे वहीं खड़ी रही। उसकी आंखों में कीना और गुस्सा साफ झलक रहा था। वो खामोशी से सुभान की जाती हुई पुश्त को देखती रही, जैसे अपने दिल में कोई नया मंसूबा तरतीब दे रही हो। यूनिवर्सिटी की चमकती हुई दुनिया के पीछे एक अंधेरा भी छुपा हुआ था, जिसे चंद लोग ही जानते थे। सुभान और सौम्या बज़ाहिर आम तलबा नजर आते थे, मगर हकीकत उसके बरक्स थी। वो दोनों नए आने वाली लड़कियों को अपने नरम अंदाज और झूठे वादों के जरिए करीब लाते, आहिस्ता आहिस्ता उन्हें अपने जाल में उलझाते हुए जाते। कभी मीठे अल्फाज से एतमाद जीत लेते, तो कभी धमकियों और दबाव के जरिए उन्हें खामोश कर देते। उनका यह घिनौना खेल इतनी महारत और चालाकी से चल रहा था कि किसी को भी उन पर शक तक न होता था। निहाल भी उस खेल का एक हदफ बन चुकी थी, अपने घर की सख्तियों और पाबंदियों से घबराई हुई। निहाल सौम्या की बातों में आकर एक ऐसे रास्ते पर चल पड़ी थी जहां सच और झूठ के दरमियान फर्क धुंधला होने लगा था। सौम्या ने बड़ी होशियारी से उसके जहन को मुतासिर किया, उसे बार बार भी ये यकीन दिलाया कि उसकी असल जिंदगी वो नहीं जो उसे दिखाई गई है। वक्त के साथ साथ निहाल की सोच बदलने लगी। जो रिश्ते उसके लिए कभी अहम थे, वो अब उसे कैद महसूस होने लगे थे। खासतौर पर हाशिर के बारे में उसके ख्यालात मुकम्मल तौर पर बदल चुके थे। 2 महीनों की मुसलसल बातों और इशारों और असरअंगेज अल्फाज ने उसके दिलो दिमाग को इस हद तक मुतासिर कर दिया था कि वो अपने ही घर वालों और अपने शोहर को एक गलत रविश में देखने लगी थी। सौम्या अपनी चालाकी से निहाल के अंदर शक और बदएतमादी के बीज बो दिए थे, जिन्होंने आहिस्ता आहिस्ता एक मजबूत यकीन की शक्ल इख्तियार कर ली थी। निहाल अब वो न रही थी जो पहले थी। वो एक ऐसी लड़की बन चुकी थी जिसकी सोच, फैसले और जज्बात सब किसी और के असर में ढल चुके थे। 3 माह के तवील इंतजार के बाद वो दोबारा पाकिस्तान की सरजमीन पर कदम रख चुका था। बैरून मुल्क अपने कामयाब कारोबार मामलात समेटकर वो सीधा वापस आया था, मगर उसकी तमाम थकन और मसरूफियात के पीछे एक ही चेहरा था, निहाल।
इस वक्त वो अपनी गाड़ी में बैठा, हल्की सी मुस्कुराहट के साथ उसके ख्यालों में गुम था। गाड़ी का रुख सीधा निहाल के हॉस्टल की जानिब था। 3 महीनों की जुदाई, बेचैनी और तड़प जैसे उसके अंदर जमा हो चुकी थी, और अब वो सब कुछ निहाल के सामने खोल देना चाहता था। उसके करीब जाकर उसके लम्स में वो सुकून ढूंढना चाहता था, जिसके बगैर वो ये वक्त ना गुजार सका। हॉस्टल के सामने गाड़ी रुकते ही वो तेजी से बाहर निकला और सीधा अंदर की जानिब बढ़ गया। मुझे मिसेस हाशिर से मिलना है। मैं उनका शोहर हूँ। उसने रिसेप्शन पर पहुंचकर मुख्तसर सा तारुफ दिया। रिसेप्शनिस्ट ने कंप्यूटर चेक किया और हल्की सी माजरत के साथ बोली, सॉरी सर, मिस निहाल इस वक्त हॉस्टल में मौजूद नहीं है। यह सुनकर उसके चेहरे पर सख्ती की लकीरें उभर आईं। उसने फौरन अपनी कलाई पर बंधी घड़ी देखी। रात के 11 बज रहे थे। इस वक्त निहाल का हॉस्टल में ना होना गैर मामूली बात थी। दोबारा चेक करें, उसने सर्द लहजे में कहा। रिसेप्शनिस्ट ने दोबारा तफसील देखी और इस बार कदरे जोर देकर कहा, सर, वो वाकई यहाँ मौजूद नहीं है। अब उसके चेहरे पर वाजिया सख्ती आ चुकी थी। उसने फौरन निहाल का नंबर मिलाया। फोन की घंटी बजती रही मगर जवाब न आया। इसी लम्हे खतरनाक ख्याल उसके जहन में उभरा। कहीं निहाल किसी मुश्किल में तो नहीं? ये सोच आते ही जैसे उसके अंदर का सुकून यकदम टूट गया। सांसें बेतरतीब होगी और दिल में एक अनजानी बेचैनी ने चरम जगह ले ली। मूसा, ये नंबर ट्रेस करो अभी। उसने अपने ड्राइवर और पीए को हुक्म दिया। मूसा ने फौरन काम शुरू किया और चंद ही लम्हों में लोकेशन सामने थी। क्या कह रहे हो तुम? हाशिर की आवाज में गुस्सा और बेयकीनी साफ झलक रही थी। सर, यही लोकेशन है, मूसा ने हिचकिचाते हुए कहा। हाशिर के चेहरे की रंगत बदल गई। जबड़े सख्त हो गए और माथे की रगें तन गई थी। तुम हवेली जाओ और वहां किसी को इसके बारे में कुछ मत बताना, उसके दबे हुए गुस्से में कहा। उसके जहन में सवालात का तूफान बरपा था। निहाल इस जगह पर क्या कर रही थी? क्यों गई थी वहां? वो खुद को तसल्ली देने की कोशिश कर रहा था कि शायद कोई गलत फहमी हो, शायद वो किसी मुश्किल में हो, मगर दिल के किसी कोने में एक अनजाना खौफ जन्म ले चुका था। उसने स्टेयरिंग मजबूती से थाम लिया, जैसे उसकी गिरफ्त थी उसे संभाले हुए हो। रगें उभरी हुई थी और सांसें तेज। अगले ही लम्हे गाड़ी सड़क पर तेजी से दौड़ने लगी और वो एक ऐसे जवाब की तरफ बढ़ रहा था जो उसकी जिंदगी बदल सकता था। कराची की रोशन और हंगामा खेज गली में गाड़ी रोकते ही उसकी आंखों में एक अजीब सी सुर्खी उभर आई थी। कदम तेज और चेहरा सख्त। वो सीधा उस इमारत की तरफ बढ़ा जहां से शोर और मौसीकी की बुलंद आवाजें बाहर तक फैल रही थी। अंदर दाखिल होते ही तेज म्यूजिक उसके कानों से टकराया, जिसने उसकी नागवारी को मजीद बढ़ा दिया। उसकी निगाहें, जिनमें गुस्से और बेचैनी का मिला जुला रंग था, चारों तरफ घूमती रहीं, जैसे वो किसी खास वजूद को तलाश कर रही हो। और फिर अचानक वो रुक गया। उसकी तलाश खत्म हो चुकी थी। रोशनियों में निहाया हुआ स्टेज, बेबाक गाने, हजूम की बेपरवाह हंसी, और उन सब के दरमियान वो निहाल। एक लम्हे के लिए उसकी आंखों में ठहरा हुआ गुस्सा जैसे साकित हो गया और उसकी जगह बेयकीनी ने ले ली। ये वो निहाल नहीं थी जिसे वो चाहता था। वो लड़की जो उसके सामने नजरें झुका लेती थी, जो उसकी मामूली सी कुर्बत पर भी शर्म से सुर्ख हो जाती थी, आज वही लड़की इस हजूम में, इन अजनबी नजरों के दरमियान बेपरवाह खड़ी थी। ये मंजर उसके वजूद में आग की तरह फैल गया था। उसके अंदर कुछ टूटा था, जोर से, बेआवाज। गुस्सा, दुख और गैरत एक साथ उसके अंदर भड़क उठे थे। वो आगे बढ़ा, कदम भारी मगर इरादा सख्त था। निहाल, जो सोमिया और सुभान के साथ इस माहौल में खोई हुई थी, इस सब से बेखबर थी कि वो शख्स उस जिससे वो नजरें चुराना चाहती थी, उसके ऐन सामने आ चुका था। अचानक उसके बाजू पर एक मजबूत गिरफ्त महसूस हुई। वो चौंक गई और अगले ही लम्हे जैसे उसके कदमों तले जमीन खिसक गई। सामने हाशिर खड़ा था। उसकी आंखों में वो शिद्दत थी जो निहाल ने पहले कभी नहीं देखी थी। उसके चेहरे के तासुरात ऐसे थे कि निहाल के वजूद से जैसे खून नुचड़ गया हो। तुम कौन हो? छोड़ो उसे। सुभान चीखा और आगे बढ़कर हाशिर को रोकने की कोशिश की। हाशिर ने एक नजर उस पर डाली, ठंडी मगर खतरनाक। अगले ही लम्हे फिजा में एक चीख गूंजी और क्लब की रौनक जैसे यकदम थम गई। मैं उसका शोहर हूँ। उसकी आवाज गूंजी, भारी और फैसलाकुन। उसने निहाल का हाथ मजबूती से पकड़ा और उसे अपने साथ खींचता हुआ बाहर की तरफ खड़ा बढ़ गया। निहाल के कदम लड़खड़ा रहे थे। दिल सीने में जैसे धड़कना भूल रहा था। हाशिर, उसकी आवाज कपकपा रही थी। वो रुका,
पलटा और उसकी तरफ इस तरह देखा कि निहाल की सांस रुक गई। एक लफ्ज भी मत कहना निहाल। उसकी आवाज दबे हुए गुस्से से भरी हुई थी, वरना मैं खुद को नहीं रोक पाऊंगा। निहाल खामोश होगी। वो जान गई थी आज मामला मामूली नहीं था। हाशिर ने गाड़ी का दरवाजा खोला, उसे अंदर बिठाया और खुद ड्राइविंग सीट संभाल ली। चंद ही लम्हों में गाड़ी सड़क पर दौड़ रही थी, और उसके साथ ही एक तूफान भी, जो अब फटने के करीब। हाशिर, वो हवेली में दाखिल होते ही जैसे तूफान बन गया था। निहाल को बाजू से पकड़कर उसने बेदर्दी से सोफे की तरफ धक्का दिया था। इस अचानक मंजर पर सब चौंक उठे, जो उसकी वापसी के मुंतजिर थे। हाशिर, ये क्या तरीका है? मुस्तफा साहब बेटी को इस हाल में देखकर गुस्से से बोल उठे। हाशिर ने एक ठंडी मगर काटदार नजर उस पर डाली। मुझसे मत पूछे चाचू, इससे पूछे। पूछे उससे कि मेरे निकाह में होते हुए ये रात के इस वक्त क्लब में क्या कर रही थी। पूछे इससे कि ये लिबास किसकी इजाजत से पहना, और ये भी पूछे कि गैर मर्दों के दरमियान खड़े होकर ये किस बात का इजहार कर रही थी। उसकी आवाज सर्द थी मगर इतनी बुलंद कि पूरी हवेली में गूंज रही थी। सबकी नजरें निहाल पर जम गई। उसका हुलिया, उसका लिबास, उसके आंसू, सब कुछ इस इल्जाम की गवाही दे रहे थे। वो वही निहाल नहीं लग रही थी जो कभी सर से चादर भी ना सिड़कने देती थी। मैंने उससे पढ़ने भेजा था, ये सब करने के लिए नहीं। हाशिर की आवाज में अब दर्द शामिल हो चुका था। मैं अपनी आंखों से देख कर आ रहा हूँ। लोग उसे किस नजर से देख रहे थे, उसे एहसास तक नहीं हुआ कि वो क्या कर रही थी। हवेली में मुकम्मल खामोशी छा गई। हाँ, नहीं है मुझे एहसास। निहाल अचानक बोल उठी। उसकी आवाज में बगावत साफ झलक रही थी। कब तक तुम मुझे कैद रखोगे? मैं अपनी जिंदगी जी रही थी, और उसमें कोई गलती नहीं थी। आजादी हर इंसान का हक है, और तुम मुझसे ये हक नहीं छीन सकते। उसके अल्फाज तेज थे, जैसे तीर एक के बाद एक निकल रहे हों। निकाह के बाद से तुमने मुझे सिर्फ पाबंदियों में रखा, ना बाहर जाना, ना किसी से बात करना, ना अपनी मर्जी से जीना। क्यों? क्या मैं इंसान नहीं? क्या मेरा कोई हक नहीं? हवेली के सब लोग एक दूसरे का चेहरा देखने लगे। ये निहाल की आवाज थी मगर अल्फाज जैसे किसी और के थे। हाशिर एक गहरी सांस ली। उसकी आंखों में दुख और गुस्सा एक साथ झलक रहा था। मोहब्बत ये नहीं होती कि तुम्हें गलत रास्ते पर जाने दो। मोहब्बत ये नहीं होती कि तुम्हें हर हाथ पार करने की इजाजत दे दूं। जिसे तुम आजादी कह रही हो वो आजादी नहीं, तबाही है। वो एक कदम उसके करीब आया। मैंने तुम्हें कैद नहीं किया, तुम्हारी हिफाजत की है। दुनिया को जानता हूं मैं, लोगों की नीयत पहचानता हूं मैं। मैं डरता था कि कोई तुम्हारी मासूमियत ना छीन ले, और आज वही डर मेरे सामने खड़ा है। निहाल की आंखों में जिद चमक उठी। ये सब मैं खुद कह रही हूँ, किसी के कहने पर नहीं। मुझे तुम्हारी ये जिंदगी कबूल नहीं, ना कभी थी। ये रिश्ता भी मेरी मर्जी से नहीं हुआ था, और अब मैं उसे मजीद नहीं निभा सकती। मुझे तलाक चाहिए। उसके अल्फाज जैसे फिजा में मुंजमद हो गए। दादी सोफे पर बैठ गए। मुस्तफा साहब और अफशा बेगम सर झुकाकर खड़े रह गए। कुछ लम्हों की खामोशी के बाद हाशिर ने निहायत सर्द लहजे में कहा, निहाल की रुखसती अभी होगी दादी। उसने उसकी कलाई मजबूती से पकड़ी और उसे अपने साथ लेकर ऊपर चला गया। निहाल साकित सी उसके पीछे चलती रही, जैसे अभी तक समझ ना पा रही हो कि क्या हो रहा है। कमरे में पहुंचकर हाशिर ने दरवाजा बंद किया और उसे बेड पर धकेल दिया। बहुत शौक था आधे कपड़े पहनकर नाचने का, लोगों को खुद का वजूद दिखाने का। अब ये आधे भी उतार दो और यहाँ लेटी रहो। तुम्हारे वजूद में इतना समाऊंगा जोर के कि सुबह के चलने के काबिल नहीं छोड़ूंगा। मैंने तुमसे मोहब्बत की, और तुमने मुझे मेरी ही नजरों में गिरा दिया, अपना वजूद सबको दिखाकर। वो शर्म, वो लिहाज कहाँ गया? मैं तुम्हारे लम्स के लिए 3 महीने तरसता रहा, और तुम किसी और को अपने हुस्न से लुभाती रही। लेकिन आज और आने वाली रातों में तुम्हारी कोई बख्शिश नहीं। तुम्हें मुझसे कोई नहीं छुड़वा सकता। बाहर खड़े लोग अंदर से निहाल की सिसकी और चीखों की आवाजें सुन रहे थे, लेकिन हाशिर उस पर कोई रहम नहीं कर रहा था। निहाल की टांगें दर्द कर रही थी, और उसका वजूद हाशिर की कुर्बत और जुनून की शिद्दत सहते दर्द कर रहा था। फिजा में अब भी एक खामोशी थी, जिसमें तूफान अभी बाकी था। ये ये नहीं हो सकता, समझे तुम? मैं तुम्हारे साथ नहीं रहना चाहती। मैं इस रुखसती को नहीं मानती। निहाल, तुम मानो या ना मानो, अब तुम्हारे वजूद पर मेरी छाप लग चुकी है। निहाल बदहवासी के आलम में बेड से उठती दरवाजे की तरफ बढ़ी, मगर अगले ही लम्हे हाशिर ने उसकी कलाई मजबूती से थाम ली। अपनी मनमानी करते तुम मुझे मेरी ही नजरों में गिरा चुकी हो कि मैं तुम जैसी लड़की से मोहब्बत की।
मुझ जैसी लड़की? क्या मतलब है तुम्हारा? निहाल चीख उठी। हाशिर की आंखों में गुस्सा और दुख एक साथ झलके। वो लड़की जो अपने मुहाफिज की फिक्र को पाबंदियां समझे, जो अपने महरम की मोहब्बत को कैद कहे, जो खुद को अमानत ना समझे और यूं सबके सामने खुद को पेश करे। तुमने कभी सोचा भी कि तुमने क्या किया है? उसकी आवाज अब दबे गुस्से से कांप रही थी। क्यों गई तुम वहां? क्यों खुद को उन नजरों के सामने रखा? क्यों मेरी इज्जत को इस तरह मजरूह किया? ये कहते हुए उसने निहाल को बेड पर बिठा दिया। निहाल के चेहरे पर खौफ, गुस्सा और उलझन एक साथ नुमाया थे। मैंने कुछ गलत नहीं किया। मैं सिर्फ अपनी जिंदगी जी रही थी। हाशिर ने एक लम्हे के लिए आंखें बंद की, जैसे खुद को काबू में रखने की कोशिश कर रहा हो। तुम्हें लगता है ये आजादी है? उसने आहिस्ता मगर भारी आवाज में कहा। तुम नहीं जानती निहाल, तुम्हें अंदाजा ही नहीं कि तुम किस रास्ते पर चल पड़ी हो। वो उसके करीब आया मगर उसके अंदाज में अब वो शिद्दत नहीं थी जो चंद लम्हे पहले थी। उसके चेहरे पर दर्द वाजिया था। मैंने तुम्हें हमेशा महफूज रखा, हर चीज से बचाकर, और आज उसकी आवाज भर आ गई। आज तुमने खुद को वहां ला खड़ा किया जहां मैं तुम्हें कभी देख भी नहीं सकता था। निहाल खामोश होगी मगर उसकी आंखों में जिद अभी भी बाकी थी। हाशिर ने उसके चेहरे की तरफ देखा। उसकी आंखों में बेबसी और टूटन थी। तुम समझ क्यों नहीं रहे? मैंने कभी तुम्हें कैद नहीं किया, मैंने तुम्हें संभाला है। कमरे में खामोशी छा गई। दो मुख्तलिफ सोचें, दो मुख्तलिफ हकीकतें एक जगह खड़ी थी मगर एक दूसरे से कोसों दूर। हेलो सुभान, मैं निहाल बात कर रही हूँ। कमरे में गहरी खामोशी छाई हुई थी। हाशिर थकन से निढाल बेखबर नींद में डूबा हुआ था मगर निहाल की आंखों से नींद कोसों दूर थी। दिल में अजीब सा इज़्तिराब, सिहन में उलझती हुई सोचें और आंखों में रुकते हुए आंसू। हाशिर की वो बातें, वो टूटा हुआ लहजा, वो दर्द भरी सरगोशियां, सब कुछ उसने जैसे सुनकर भी अनसुना कर दिया था। इस वक्त उसके दिल में बस एक ही ख्याल था, यहाँ से निकलना। उसने कांपते हाथों से फोन उठाया और नंबर मिलाया। प्लीज मुझे यहाँ से ले जाओ सुभान, प्लीज। उसकी आवाज सिसकियों में डूबी हुई थी। मैं यहाँ नहीं रह सकती। दूसरी तरफ चंद लम्हों की खामोशी के बाद आवाज आई। मैं आ रहा हूँ, तुम अपनी लोकेशन भेजो। निहाल ने फौरन सर हिलाया जैसे वो उसे देख सकता हो। मैं भेज रही हूँ, बस जल्दी आ जाओ। कॉल खत्म होते ही उसने जल्दी से लोकेशन सेंड की और फोन को मजबूती से थाम लिया, जैसे वही उसका सहारा हो। वॉशरूम का दरवाजा खोलकर वो बाहर निकली तो उसकी नजर बेख्तियार बेड पर पड़ी। हाशिर गहरी नींद में था, चेहरे पर थकन के आसार, सांसें बेतरतीब और वजूद जैसे किसी अंदरूनी जंग के बाद बेहाल पड़ा हो। एक लम्हे के लिए निहान के कदम रुक गए मगर अगले ही पल उसने अपनी नजरें फेर ली। आंखों में आए आंसू उसने झटके से साफ किए और खुद को मजबूत करने की कोशिश की। दिल में एक ही इरादा था, यहाँ से जाना। वो कमरे के एक कोने में खड़ी बेचैनी से दरवाजे की तरफ देखने लगी और इंतजार करने। ये कहाँ ले आए हो तुम मुझे सुभान? गाड़ी एक सुनसान सी सड़क पर रुकी तो निहाल के दिल में अजीब सा खदशा जागा। वो जल्दी में हवेली से निकली थी, हाथ में हाशिर का फोन थामे, दिल में बस एक ही ख्याल लिए कि यहाँ से दूर जाना है। मगर अब इस अजनबी बंगले के सामने खड़ी उसे कुछ भी दुरुस्त महसूस नहीं हो रहा था। आओ, यही सौम्या का घर है। और गाड़ी से उतर गया। निहाल भी उसके पीछे चल पड़ी मगर जैसे ही उसने अंदर कदम रखा, उसके कदम वहीं थम गए। ऊंची आवाज में बजते गाने, अजीब सी फिजा और वहां मौजूद औरतों का अंदाज, सब कुछ उसके लिए ना आशना और खौफनाक था। मैं मैं यहाँ नहीं रह सकती सुभान, तुम मुझे गलत जगह ले आए हो। वो घबराहट से बोली और पलटने लगी मगर इससे पहले कि वो बाहर निकल पाती, सुभान ने उसका हाथ सख्ती से पकड़ लिया। छोड़ो मुझे, निहाल चीखी मगर उसकी गिरफ्त और मजबूत होगी। यही तुम्हारी असल जगह है। उसकी आवाज में अजीब सा तन था। वो उसे घसीटता हुआ अंदर ले आया। वो देखो, तुम्हारी दोस्त सोमिया। निहाल की नजरें बेख्तियार सामने उठी। वहां एक औरत के साथ बैठी सोमिया थी और वो उसे देखकर मुस्कुरा रही थी। वो मुस्कुराहट जो कभी अपनायत लगती थी, आज अजनबी और खौफनाक महसूस हो रही थी। निहाल का दिल जोर से धड़का। उसने एक नजर उस औरत पर डाली जो भारी मेकअप और तेज निगाहों के साथ उसे ऊपर से नीचे तक देख रही थी। तुमसे ज्यादा नादान इंसान मैंने नहीं देखा। सुभान की आवाज फिर गूंजी, जो अपनी महफूज जगह छोड़कर खुद यहाँ आ गई थी। निहाल के कदम जैसे जमीन में गड़ गए। जैसे तुम कैद समझती रही, वो कैद नहीं थी निहाल, वो तुम्हारी हिफाजत थी।
तुम खुशकिस्मत थी कि तुम्हें ऐसा इंसान मिला जो दुनिया की हकीकतों से बचा रहा था। हर लफ्ज उसके दिल पर चोट कर रहा था। और देखो, तुम कितनी आसानी से हमारे जाल में आ गई। निहाल की आंखों में आंसू भर आए। अब सच उसके सामने था, नंगा, तल्ख और नाकाबिले तरद्दुद। उसे अपनी हर जिद, हर बात, हर कदम याद आने लगा और पहली बार उसे अपनी गलती का एहसास हुआ। मगर अब शायद बहुत देर हो चुकी थी। वह तुम्हारी भलाई के लिए ही तुम पर रोक टोक करता था। सुभान के अल्फाज फिजा में गूंज रहे थे, मगर निहाल के लिए हर लफ्ज किसी खंजर से कम न था। उसे महसूस हो रहा था जैसे वो खुद अपनी नजरों में गिरती जा रही हो, जैसे उसके कदम इस अंधी खाई की तरफ ले गए हों। क्या खूबसूरत माल है। बाई की मकरू आवाज सुनाई दी। जितनी कीमती कीमत में खरीदा है उससे कहीं ज्यादा कमाल कर देगी। निहाल के वजूद की नफरत में लहर दौड़ गई जब उस औरत ने उसके चेहरे को छूना चाहा। उसने झटके से उसका हाथ परे कर दिया। दूर रहो मुझसे। उसकी आवाज कांप रही थी मगर आंखों में नफरत वाजिया थी। बाई हंसती, जैसे उसे इस रद्द-ए-अमल की तवक्को ही हो। खूबसूरती के साथ गरूर आ ही जाता है। इधर सुभान बेफिक्री से अपनी रकम का मुतालबा कर रहा था और अगले ही लम्हे नोटों की गड्डी उसकी तरफ उछाल देगी। ये सब देखकर निहाल का दिल जैसे टूट कर बिखर गया। वो लम्हा जब उसे अपनी हर गलती, हर जिद, हर इल्जाम याद आया और सबसे बढ़कर आशिर की वो बेलौस मोहब्बत, जिसे उसने कैद समझा था। इसी लम्हे बाहर से शोर बुलंद हुआ। पुलिस के सायरन, लोगों की भागदौड़ और फिर गोलियों की आवाजें। कमरे में अफरा तफरी फैल गई। निहाल जमीन पर गिरी हुई थी, मगर उसके लबों पर हल्की सी मुस्कुराहट आ गई। दिल में एक ही उम्मीद जाग उठी, वो आएगा और वो आ गया था। दरवाजा जोर से खुला और तूफान की मानित अंदर दाखिल होता हाशिर सब पर हावी हो गया। उसकी आंखों में लाल डोरे थे, चेहरा सख्त, मगर नजरें सिर्फ एक वजूद को तलाश कर रही थी, निहाल। पुलिस ने चंद लम्हों में सबको अपनी तहवील में ले लिया, मगर हाशिर की तवज्जो कहीं और थी। वो आहिस्ता आहिस्ता उसकी तरफ बढ़ा। निहाल कांपते कदमों से उसके करीब आई। आंखों में आंसू, चेहरे पर नदामत साफ झलक रही थी। उसने लरजते हाथ से उसके सीने को थामा। माफ कर दें, उसकी आवाज बहुत मध्यम थी, टूटी हुई। और अगले ही लम्हे उसकी हिम्मत जवाब दे। वो बेसुध होकर उसके सीने से लग गई। हाशिर ने फौरन उसे संभाला, अपने बाजू में समेट लिया, जैसे वो उसे दोबारा खोना नहीं चाहता हो। बगैर कुछ कहे वो उसे वहां से लेकर निकल गया, इस जगह से जहां उसकी दुनिया बिखरते बिखरते बची थी। उसके हाथ की गिरफ्त मजबूत थी, जिसे वो अब कभी उसे छोड़ने वाला न हो। कब खत्म होगी मेरी सजा? निहाल की आवाज धीमी मगर बोझल थी। वो आईने के सामने खड़े हाशिर को देख रही थी, जैसे उसके जवाब में अपनी जिंदगी का फैसला तलाश कर रही हो। 6 माह गुजर चुके थे, 6 लंबे थका देने वाले महीने। उसकी बेरुखी, उसकी खामोशी, उसकी सर्द मोहरी, सब कुछ निहाल के दिल को आहिस्ता आहिस्ता खोखला कर चुका था। वो माँ बनने वाली थी, उसी के बच्चे की, मगर इस हकीकत के बावजूद भी उन दोनों के दरमियान फासले कम ना हो। फिक्र न करो, हाशिर ने आईने में खुद को देखते हुए बेतासुर लहजे में कहा। जल्द तुम्हें इस बोझ से आजाद कर दूंगा। जैसे ही मेरा बच्चा मेरे हाथ में आ जाएगा। निहाल का दिल एक लम्हे को रुक सा गया। जानता हूँ ये रिश्ता तुम्हारे लिए सजा है। उसके अल्फाज जैसे निहाल के वजूद में पेवस्त हो गए। नहीं, वो फौरन बोली। उसकी आवाज कांप रही थी। आप जानते हैं कि अब ये रिश्ता मेरे लिए सजा नहीं है। मैं बदल चुकी हूँ हाशिर। मैं अपनी हर बात, हर हरकत पर शर्मिंदा हूँ। उसकी आंखों में आंसू तैरने लगे। मेरी सजा तो आपकी ये बेरुखी है, आपकी खामोशी है, आपका यूं मुझसे दूर जाना है। वो एक कदम उसकी तरफ बढ़ी, मगर आशिर अपनी जगह साकित खड़ा रहा। अगर इतनी ही बेजारी है आपको मुझसे, तो दुआ करें मैं मर जाऊं। उसकी आवाज टूट गई। आपको आपकी औलाद मिल जाएगी और आप इस बोझ से आजाद हो जाएंगे। कमरे की फिजा यकदम साकित होगी। शायद यही बेहतर हो कि मैं उस दुनिया में लाकर खुद इस दुनिया से चली जाऊं। ये कहते कहते उसका जब टूट गया। हाशिर के लिए वो लम्हा नाकाबिले बर्दाश्त था। उसे यूं लगा जैसे किसी ने उसका दिल मुट्ठी में जकड़कर जोर से दबा दिया हो। वो फौरन पलटा। चंद कदमों का फासला उसने लम्हों में तय किया और निहाल को अपनी बाहों में भर लिया, शिद्दत से बेख्तियार। ऐसी बात दोबारा मत कभी करना। उसकी आवाज भारी हो गई थी। तुम्हें अंदाजा भी है तुम क्या कह रही हो? उसकी गिरफ्त मजबूत थी, जैसे वो उसे टूटने नहीं देना चाहता था। वो नाराज था, जख्मी था, मगर उससे दूर रहना उसके बस में नहीं था।
उसकी सांसें बेतरतीब थीं, दिल तेजी से धड़क रहा था। मैं तुमसे खफा हो सकता हूँ, मगर तुम्हें खो नहीं सकता। ये अल्फाज उसके लबों से बेख्तियार निकले। और शायद यही वो लम्हा था जहाँ दोनों के दरमियान जमी बर्फ पिघलना शुरू होगी। कैसी बातें करती हो यार, माफ तो मैं तुम्हें कब का कर चुका हूँ। हाशिर ने निहाल के आंसू अपने होठों से चुनते हुए धीमे मगर गहरे लहजे में कहा, बस तुम्हें मनाते देखना अच्छा लग रहा था, इसलिए थोड़ा तंग कर रहा था। निहाल ने उसकी बात सुनते ही सर उठाया। आंखों में नमी और शिकवा एक साथ झलक रहे थे। आपके इस तंग करने में मैं वाकई टूट गई थी हाशिर। वो कहते ही वो उसके सीने से लगकर फूट फूट कर रो पड़ी। हाशिर ने फौरन उसे संभाल लिया, उसके बालों में उंगलियां फेरते हुए उसे खुद से और करीब कर लिया। ऐसी बातें ना किया करो, दिल घबरा जाता है मेरा। उसकी आवाज में खलूस साफ महसूस हो रहा था। मैं तुमसे नाराज हो सकता हूँ, मगर तुमसे रहना मेरे बस में नहीं। वो चंद लम्हे खामोश रहा, जैसे अल्फाज चुन रहा हो। हाँ, तुम्हारी हरकतों ने मुझे बहुत तकलीफ दी थी, लेकिन इन 6 महीनों में तुमने जिस तरह मुझे मनाया है, जिस तरह अपनी मोहब्बत साबित की है, उसने सब कुछ धुंधला दिया है। उसने निहाल के माथे पर हल्का सा बोसा दिया। अब अगर कुछ याद है तो बस ये कि मेरी बीवी मुझसे मोहब्बत करती है और मेरी नाराजगी बर्दाश्त नहीं कर सकती। निहाल ने हिचकियों के साथ हंसते हुए अपनी नाक उसके कुर्ते से साफ की। एक तो आपकी ये बेरुखी और ऊपर से आपकी औलाद। वो मुंह बनाकर शिकायत करने लगी। दोनों ने मिलकर मुझे खूब तंग किया है। हाशिर हल्का सा मुस्कुराया, उसके पेट पर हाथ रखते हुए नरमी से बोला, आने दो इसको दुनिया में, फिर हिसाब बराबर करूंगा। जोर थोड़ी सी डांट जरूर पड़ेगी उसे। निहाल फौरन चौंक गई। शर्म से सुर्ख पड़ते उसने अपना चेहरा उसके सीने में छुपा लिया। नहीं, इतना भी नहीं तंग किया उसने। उसके लहजे में माँ की ममता साफ झलक रही थी। हाशिर हंस पड़ा। 6 महीनों की दूरी, नाराजगी और अजियत के बाद आज दोनों को सुकून नसीब हुआ था। निहाल अब समझ चुकी थी कि हर टोक रोक टोक कैद नहीं होती, कुछ हदें हिफाजत के लिए भी होती हैं, और हर चमकती चीज हकीकत में रोशनी नहीं, कभी कभी वो अंधेरे की दलीज भी होती है। और हाशिर, वो अब पहले से ज्यादा नरम, पहले से ज्यादा समझदार हो चुका था। उसने दिल ही दिल में फैसला कर लिया था कि वो निहाल के हर ख्वाब को पूरा करेगा, मगर मोहब्बत, एतमाद और साथ के साथ। कमरे में अब खामोशी थी, मगर वो खामोशी बोझल नहीं, पुरसकून थी। दो दिल जो बिखरने के करीब थे, आज फिर एक हो चुके थे।